की जरूरत है, ना हमें ज्यादा मात्रा में ग्लूकेगॉन की जरूरत है। और ऐसे ही इसका उल्टा भी है कि हमें ज्यादा कम भी नहीं चाहिए इंसुलिन और ज्यादा ग्लूकेगॉन भी नहीं चाहिए। तो कितना चाहिए, कितनी मात्रा की जरूरत है, कितनी क्वांटिटी की जरूरत है, ये पूरा का पूरा काम कौन देख रहा होता है? सोमेटोस्टेटिन। मतलब हम कह सकते हैं कि इंसुलिन और ग्लूकेगॉन को इनहिबिट रोकने का काम कौन करता है? सोमेटोस्टेटिन करता है। तो सोमेटोस्टेटिन का इतना काम रहता है कि ये क्या करेगा? रोकेगा। ठीक है। देन अब हमें पता ही है कि नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितनी होनी चाहिए। नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितनी होती है? लगभग 100 टू 120 mg पर डीएल, है ना। अच्छे से हम जानते हैं कि नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए? 100 से 120 mg पर डीएल। इसको हम नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल के अंदर कहते हैं कि नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल है। 120 भी नॉर्मल में आ जाती है। 100 से नीचे आएगी तब वो हाइपो की कंडीशन हो जाती है, और 120 से ऊपर जाएगी तब वो क्या हो जाएगी? हाइपर ग्लाइसीमिया की कंडीशन कहलाएगी, है ना। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तब हम इसे क्या बोलते हैं? हाइपर ग्लाइसीमिया। हाइपर ग्लाइसीमिया, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तब हम इसे क्या बोल रहे हैं? हाइपर ग्लाइसीमिया। हाइपर ग्लाइसीमिया, है ना। हाइपर मतलब ज्यादा, ग्लाइसीमिया मतलब ब्लड में ग्लूकोज। ग्लाइसीमिया मतलब ब्लड के अंदर ग्लूकोज, और हाइपर मतलब ज्यादा। तो ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो गया तब हम इसे क्या बोलते हैं? हाइपर ग्लाइसीमिया। और हाइपोग्लाइसीमिया मतलब क्या हो गया? कि ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया। हाइपो मतलब कम, ग्लाइसीमिया मतलब ब्लड के अंदर ग्लूकोज। तो हाइपोग्लाइसीमिया मतलब कम, और हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ज्यादा। ठीक है ना। अब इसके ऊपर हाइपर की कंडीशन जब आएगी, है ना, मतलब जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा तब एक डिसीज होती है। उस डिसीज का हम नाम हमें पता है, क्या बोलते हैं? डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस। तो हम पढ़ लेते हैं अप्लाइड। अप्लाइड में कौन सी डिसीज आती है? डायबिटीज डायबिटीज मेलाइटस। पूरा नाम क्या है इसका? डायबिटीज डायबिटीज मेलाइटस। DIA अच्छे से लिख देते हैं। डायबिटीज मेलाइटस। पूरा नाम पता होना चाहिए, डायबिटीज से काम नहीं चलेगा। पूरा नाम क्या है इसका? डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाना। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए तो हम जो है इस डिसीज को क्या बोलते हैं? तब हम इस डिसीज को कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस। नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम इसको डायबिटीज डायबिटीज बोल देते हैं। ठीक है ना। ये नाम दिया किसने था? डायबिटीज नाम, ये डायबिटीज मेलाइटस नाम किसने दिया? थॉमस विलिस। थॉमस विलिस। तो अगर मान लो कोई पूछ ले कि डायबिटीज मेलाइटस नाम दिया किसने? थॉमस, मतलब सबसे पहले थॉमस विलिस, VILLIS, विलिस। थॉमस विलिस करके थे। थॉमस विलिस ने सबसे पहले डायबिटीज मेलाइटस के बारे में बताया था। ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले किसने ये नाम किसने दिया डायबिटीज मेलाइटस? थॉमस विलिस ने। कब दिया था? 1675 में दिया था। यदि सर कोई पूछ ले तो 1675, 1675 में, मतलब इतनी पुरानी बीमारी है, सोच लीजिए। 1675 इतनी पुरानी बीमारी है डायबिटीज मेलाइटस। मीन्स को 1675 में ही डिस्क्राइब कर दिया गया था डायबिटीज को। और किसने किया था डिस्क्राइब? थॉमस विलिस ने किया था। तो क्या होता क्या है इसके अंदर? हमें पता है ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। अब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है और हम जब इसके टाइप देखें तो दो तरह की डायबिटीज मेलाइटस होती है। इट इज अ टू टाइप, है ना। ये हमें पता हो अच्छे से कि कितने तरह की डायबिटीज होती है। दो तरह की डायबिटीज होती है। एक हो गया टाइप 1, टाइप 1। तो दूसरा हो गया टाइप 2। दो तरह की डायबिटीज होती है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस और टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस। टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। अब देखिए टाइप 1 को, टाइप 1 का एक नाम और है IDDM।
टाइप 1 को हम क्या बोलते हैं, IDDM। टाइप 1 को कहा जाता है IDDM और टाइप 2 को कहा जाता है NIDDM। NIDDM दो तरह की डायबिटीज हो गई, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 को IDDM कहा जाता है, टाइप 2 को NIDDM कहा जाता है। ठीक है ना। अब देखिए, आप लोग म्यूट रखें, संतोष कुमार कोरी जी प्लीज म्यूट रखें माइक को। टाइप 1 का IDDM का पूरा नाम क्या हुआ, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस। आई का क्या मतलब हुआ, इंसुलिन, डी का डिपेंडेंट, फिर डी का डायबिटीज और मेलाइटस। ये तो डायबिटीज मेलाइटस है। डीएम का मतलब क्या हुआ, दोनों में डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है ना। इस डी का क्या मतलब हुआ, डिपेंडेंट, और इसका क्या मतलब हुआ, आई का इंसुलिन। तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। यहां क्या जाएगा, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। मतलब टाइप 2 का क्या मतलब हुआ, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस। है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि दो तरह की जो है ट्रीटमेंट भी किया जाता है। कुछ डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उनको हम इंसुलिन के इंजेक्शंस देते हैं, कुछ पेशेंट इंसुलिन के इंजेक्शंस लेते हैं, और कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं डायबिटीज के जिनको टेबलेट दी जाती है, उनको इंजेक्शंस की जरूरत नहीं होती। तो एक्चुअली जिनको इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं वो होते हैं IDDM के पेशेंट, मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट, मतलब पेशेंट इंसुलिन के ऊपर डिपेंड है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, IDDM मींस इंसुलिन डिपेंडेंट। और ये तय कब करते हैं ये डिपेंड है या नहीं है? अरे वो तो इन्वेस्टिगेशन से होगा ना, फिर सुन तो लीजिए, अब आपको ऑटोमेटिक इसका आंसर आ जाएगा कैसे तय करेंगे, है ना। पहले पूरा अपन इसको पढ़ तो लें कि क्या है। तो इंसुलिन डिपेंडेंट मतलब ऐसे पेशेंट जिनको इंसुलिन की जरूरत है, तो उनको हम क्या देंगे, IDDM में हम क्या देंगे, उनको इंसुलिन के इंजेक्शन देंगे, क्योंकि ये पेशेंट जो होता है टाइप 1 का वो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, उसको इंसुलिन की जरूरत होती है। यहाँ पर नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, यहाँ पर क्या रहेगा, इंसुलिन की जरूरत नहीं है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम टेबलेट देते हैं, है ना। तो यहाँ पर टेबलेट से काम चल जाएगा, इंसुलिन के इंजेक्शंस की जरूरत ही नहीं, क्योंकि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। अब एक्चुअली इसके अंदर हो क्या रहा है देख लेते हैं, दोनों डिसीज में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम IDDM को देखें। एक्चुअली देखिए यहाँ पर क्या है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस है। ठीक है ना, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिस मेलाइटस है। तो ये कब हो सकता है, इंसुलिन की जरूरत कब होगी उसको, हम पढ़ चुके हैं कि बीटा सेल क्या करती है, बीटा सेल इंसुलिन को निकालती है। हमें पता है कि आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस में या पेनक्रियास के अंदर जो बीटा सेल है वो क्या निकाल रही है, इंसुलिन निकाल रही है। और यदि ये बीटा सेल क्या हो जाए, डिस्ट्रक्ट हो जाए, खराब हो जाए, बीटा सेल में क्या हो जाए, डिस्ट्रक्शन, बीटा सेल के अंदर क्या हो जाए, यदि डिस्ट्रक्शन हो जाता है तब बीटा सेल क्या करेगी, इंसुलिन नहीं निकाल पाएगी। तो ये जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस है ये डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल के कारण होती है। मतलब पेनक्रियास के अंदर जो बीटा सेल है जो कि इंसुलिन को सिक्रीट करने का काम कर रही थी, उसी में कोई डीजनरेशन हो गया, उसी में कोई जो है डिस्ट्रक्शन हो गए, उस कारण से जो डायबिटीज होगी, तो ऐसे पेशेंट में क्या इंसुलिन बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन को बनाने वाली सेल है बीटा सेल, और बीटा सेल जब खराब हो चुकी है, बीटा सेल नॉन फंक्शनिंग में, बीटा सेल प्रॉपर तरीके से जो है अपना हार्मोन्स निकाल ही नहीं रही है, तो इंसुलिन की तो कमी होगी। अब ऐसे पेशेंट्स को हम क्या देते हैं, बाहर से इंसुलिन दे देते हैं ट्रीटमेंट के लिए। पेशेंट से कहते हैं जब भी वो खाना खाए, खाना खाने के बाद क्या कर ले, एक इंजेक्शन लगा दे इंट्राक्यूटेनियस, खुद ही लगाना सीख जाते हैं पेशेंट। तो वो इंसुलिन के हम क्या देते हैं, उसको इंजेक्शन देते हैं। ये जो डिसीज होती है ये जनरली जो है कंजेनाइटल देखने को मिलती है, कंजेनाइटल भी देखने को मिलेगी। कंजेनाइटल मतलब बाय बर्थ, बच्चों को भी डायबिटीज हो जाती है, बच्चों को भी देखने को मिलती है कंजेनाइटल जो है देखने को मिलेगी। या फिर कब देखने को मिलेगी, ये अर्ली एज में दिखाई देती है। अर्ली एज, अर्ली एज मतलब जो यंग लोग हैं उन लोगों में ज्यादातर ये दिखाई देती है, ये वाली टाइप 1, है ना। ऐसा नहीं है कि ओल्ड एज में नहीं होगी, ये ओल्ड एज में भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंसिडेंस की। यदि हम बात करें, ज्यादातर इंसिडेंस कहाँ देखने को मिलते हैं, कंजेनाइटल मतलब बच्चों में देखने को मिलेंगे, बाय बर्थ देखने को मिलेंगे, और अर्ली एज में देखने को मिलेंगे।
बिकॉज ऑफ कंजेनाइटल इसलिए क्योंकि हो सकता है जब बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा था एम्ब्रियो के अंदर तो उसकी बीटा सेल प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाई हो। बच्चे के क्या जो पेनक्रियास था और पेनक्रियास का जब डेवलपमेंट हो रहा था तो बीटा सेल प्रॉपर तरीके से जनरेट नहीं हो पाई थी, तो वो इंसुलिन ही नहीं निकाल पा रहा है ना। तो इस वजह से जो डिसीज हो रही है उसको हम बोल रहे हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस। ठीक है ना, तो और ये यंग एज में देखने को मिल रही है। ठीक, देन अब बात करें हम टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस, इसके अंदर क्या हो रहा है टाइप 2 में, ये है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस। अब इसके अंदर क्या होता है एक्चुअली, इसमें इंसुलिन तो बनता है, इसके अंदर इंसुलिन बन रहा है, मतलब बीटा सेल तो ठीक है, इंसुलिन तो प्रॉपर बन रहा है, पेनक्रियास अपना प्रॉपर काम कर रहा है, लेकिन याद करिए शुरुआत में ही हमने एंडोक्राइनोलॉजी में बताया था कि किसी भी हार्मोन्स को केज करने के लिए एक पर्टिकुलर रिसेप्टर्स होते हैं, है ना, और वो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, हार्मोन्स के साथ अटैच हो जाते हैं। हर हार्मोन्स का एक पर्टिकुलर रिसेप्टर्स होता है, ऐसे ही इंसुलिन को पकड़ने के लिए भी रिसेप्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर इंसुलिन तो बन रहा है, बीटा सेल इंसुलिन तो बना रही है, लेकिन है क्या, यहाँ पर रिसेप्टर्स खराब। मतलब क्या होंगे, जो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इंसुलिन को पकड़ते हैं वो फंक्शंस में नहीं रहते हैं। तो फेलर टू इंसुलिन रिसेप्टर्स, ये किस कारण से हो रहा है, फेलर फेलर टू इंसुलिन रिसेप्टर, इंसुलिन रिसेप्टर मतलब इंसुलिन को पकड़ने वाले जो रिसेप्टर्स थे वही फेल हो रहे हैं, वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन ही नहीं कर रहा है। इंसुलिन प्रॉपर, यहाँ पर देखिए इंसुलिन प्रॉपर निकलता है, यहाँ पर यदि हम उसको इंसुलिन के इंजेक्शंस देंगे टाइप 2 में तो वो कोई काम के ही नहीं है ना, पेशेंट को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक, क्यों, क्योंकि इंसुलिन तो ऑलरेडी बॉडी में बन रहा था, लेकिन उसको पकड़ने के लिए जो रिसेप्टर्स होने चाहिए वो काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर फेलर टू इंसुलिन रिसेप्टर्स वाली कंडीशन आती है। ठीक है ना, इस वजह से जो है प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं हो पाता, तो बॉडी जो होती है वो इंसुलिन जो है ग्लूकोज को प्रॉपर जो है यूटिलाइज नहीं कर पाती। इस वजह से ये जो होती है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट जो होती है ये जनरली हमें ओल्ड एज में दिखाई देती है, ये जनरली हमें ओल्ड एज में दिखाई देती है, क्योंकि रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स हो सकता है कि पहले जब ये यंग था, ये व्यक्ति जब यंग था, है ना, तब उसके रिसेप्टर्स प्रॉपर तरीके से काम कर रहे थे, बाद में ये ओल्ड एज में धीरे धीरे पहुंचता गया तो उसके रिसेप्टर्स ने काम करना बंद कर दिया। ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से वो काम ही नहीं कर रहा है, अब उसको डायबिटीज हो जाएगी। तो ये जनरली ज्यादातर, है ना, इंसिडेंस यदि हम देखें तो ये जो है ये यंग एज में कभी नहीं दिखती है, ये जो है इसलिए इसको सेनाइल डायबिटीज भी कहा जाता है ना, इसका एक नाम और है, टाइप 2 का एक नाम और है सेनाइल डायबिटीज। सेनाइल का मतलब होता है बूढ़ा, सेनाइल मतलब ओल्ड, बूढ़ा। तो ये बूढ़े लोगों में ओल्ड एज में आफ्टर 40 इयर्स, आफ्टर 50 साल के बाद, है ना, आफ्टर 50 इयर्स के बाद ये जनरली। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये यंग लोगों में दिखाई नहीं देगी, देखिए हम अगर बार बार ये बात बता रहे हैं कि ओल्ड एज में ही होगी तो सिर्फ ऐसा जरूरी नहीं है ओल्ड एज में, हो सकता है रिसेप्टर्स यंग एज में भी खराब हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं होता। ज्यादातर डायबिटिक मेलाइटिस होती है और यहाँ पर हमें इंजेक्शन की जरूरत नहीं है ट्रीटमेंट के लिए, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, टेबलेट दे देंगे, वो टेबलेट जो देते हैं पेशेंट को वो रिसेप्टर्स की तरह काम करने लगते हैं, मतलब प्रॉपर इंसुलिन तो बन ही रहा था, बस वो क्या है इंसुलिन को पकड़ने के लिए रिसेप्टर्स नहीं थे, तो हमने जो टेबलेट दी है डायबिटीज की वो अब कैसा काम करने लगेंगे, वो रिसेप्टर्स की तरह काम करने लगेंगे, है ना, वो रिसेप्टर्स की तरह काम करके इंसुलिन को जो है यूटिलाइज करने लगेंगे, इंसुलिन के साथ बाइंड हो जाएंगे। अब इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन तो प्रॉपर सिक्रीट हो ही रहा था, अब इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को कम करने लग जाएगा। तो इस तरह से आईडीडीएम मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस, मतलब इंसुलिन इसमें है ही नहीं, और यहाँ पर नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, इसको टाइप 2 भी कहा जाता है, सेनाइल डायबिटीज भी कहा जाता है, इसमें रिसेप्टर्स काम नहीं करते और यहाँ पर जो है हमारी बीटा सेल काम नहीं करती। तो ये इस तरह से दो तरह की होती है। फिर इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका, अभी आप पूछ रहे थे कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, टाइप 1 है या टाइप 2 है, तो आइडेंटिफाई करने के लिए प्रॉपर फिर जो है हमें टाइप 1 है या टाइप 2 तो प्रॉपर हमें क्या करना पड़ेगा, उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, उसका लेबोरेटरी एग्जामिनेशन कराना पड़ेगा, है ना, पेनक्रियास की स्टडी करना पड़ेगी। ठीक है ना, पेनक्रियास की यदि स्टडी करेंगे तो हमें पता चल जाएगा बीटा सेल खराब है उसकी,
या नहीं है, बीटा सेल खराब नहीं है, तो मे बी पॉसिबल कि क्या है, टाइप 2 डायबिटीज है। ठीक है ना, तो इन्वेस्टिगेट करके हम पता कर लेते हैं। साइन एंड सिम्टम्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं इसके अंदर। अब दोनों के ही हम कंबाइंड रूप में पढ़ेंगे, टाइप 1 के और टाइप 2 के दोनों में ही सेम सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि टाइप 1 के अलग सिम्टम रहेंगे, टाइप 2 के जो है अलग सिम्टम्स रहेंगे, दोनों के ही सेम सिम्टम्स। तो सबसे पहला सिम्टम्स है ग्लूकोयूरिया। Sir, what is the reason of failure in this receptor, sir? Why does this receptor? रिसेप्टर्स फेलियर के एक्चुअली देखिए होता क्या है, कहा जाता है ज्यादा मीठा खाने से डायबिटीज हो जाती है। ठीक है ना, कहते हैं ना। हाँ सर कहते हैं पर नहीं। हाँ वेरी गुड, कहते हैं लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, तो आप लोग कभी भी ये मत समझिएगा कि ज्यादा मीठा खा लेंगे तो डायबिटीज हो जाएगी, ये एक फॉल्स बिलीव है। हाँ ये जरूर है कि डायबिटीज जब हो जाती है तब मीठा नहीं खाना है, ये जरूर एक ट्रूथ है ना। इस क्या होता है कि कई सारी चीजें जब हम मेडिकल लाइन में आते हैं तब हमें पता चलती हैं। हम बचपन से सुनते आते रहते हैं कि ज्यादा मीठा खाने से डायबिटीज हो जाएगी, ज्यादा मीठा खा लेंगे तो डायबिटीज हो जाएगी। ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ज्यादा मीठा खाने से डायबिटीज हो। ठीक है, हाँ लेकिन ये ट्रूथ है कि जब डायबिटीज हो गई, अब डायबिटीज हो गई तो अब मीठा खाना बंद करना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ मीठा मतलब क्या, ग्लूकोज। तो डायबिटीज हो चुकी है, अब आपका ग्लूकोज, मीठे में क्या होता है ग्लूकोज, मीठा मतलब क्या होता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज अब यूटिलाइज हो नहीं रहा है, और ऊपर से हम और ज्यादा मीठा खा रहे हैं, तो अब प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन मीठा खाने से नहीं होता। अब रिसेप्टर्स किस कारण से काम करना बंद कर देते हैं, कई सारे रीजन हो सकते हैं, है ना। ज्यादातर रिसेप्टर्स जो है जो ओबेस पर्सन होते हैं, ओबेस पर्सन जो मिलेंगे हमें देखने को, मोटे लोग जो होते हैं, ओबेस पर्सन में जो है रिसेप्टर्स काम करना बंद कर देंगे। ठीक है ना, क्यों कर देते हैं, ओबेस पर्सन में फेट का डिपोजिशन ज्यादा होता है, उनका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा होता है। जो ज्यादा ओबेस पर्सन होते हैं, डायबिटीज देखा होगा ना, तो ओबेस पर्सन में ज्यादातर देखने को मिलती है। ठीक है ना, बीपी के जो पेशेंट्स रहते हैं उनमें भी ज्यादातर देखने को मिलती है। अगर किसी को डायबिटीज है तो बीपी भी उसको मे भी पॉसिबल, बल्कि होता ही है, डायबिटीज है तो उसको ब्लड प्रेशर भी देखने को मिलेगा। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है, पहले ब्लड प्रेशर होता है फिर डायबिटीज होती है। एक बात और ध्यान रखना है, पहले उस पर्सन को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होगी, हाइपरटेंशन होगा, फिर डायबिटीज होगी। ठीक है ना, क्योंकि जब ब्लड प्रेशर हो जाएगा, एचटीएन हो गया, एचटीएन हो गया मतलब ब्लड का फोर्स ज्यादा है, ब्लड जो है ज्यादा तरीके से मतलब तेजी से फ्लो हो रहा है ना आर्टरी के अंदर। अब आर्टरी के अंदर तेजी से फ्लो हो रहा है, तो जो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि ग्लूकोज को पकड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ग्लूकोज को जो पकड़ने के लिए रिसेप्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, वो क्या हो रहे हैं, वो प्रॉपर तरीके से कंबाइन नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ ब्लड फ्लो, बिकॉज ऑफ ब्लड फ्लो। तो एक रीजन तो ये हमेशा ध्यान रखना, कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि पहले डायबिटीज हुई है फिर हाइपरटेंशन हुआ है, पहले हाइपरटेंशन होता है फिर डायबिटीज होती है उसको। ठीक है ना, वो एक अलग चीज है कि उसको कभी पता नहीं चल पाया होगा, हाइपरटेंशन उसने कभी डायग्नोज करवाया नहीं होगा, कभी डॉक्टर के पास गया नहीं होगा, लेकिन कभी ना कभी उसको पहले हाइपरटेंशन हुआ होगा, क्योंकि इंक्रीज ब्लड फ्लो के कारण रिसेप्टर्स प्रॉपर तरीके से फंक्शंस नहीं कर पाते हैं जब इंसुलिन निकलता है। पहला कारण ये हो गया, और भी कई सारे कारण हो सकते हैं। दूसरा फेट के कारण भी होता है, फेट के कारण प्रॉपर तरीके से मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है, हम खाना खाते जा रहे हैं, ग्लूकोज ज्यादा मात्रा में निकलता जा रहा है। ठीक है ना, ग्लूकोज इतना ज्यादा मात्रा में निकल रहा है, और जो रिसेप्टर्स हैं, अब इंसुलिन भी निकल रहा है, जितना ग्लूकोज निकल रहा है उतना इंसुलिन भी निकल रहा है यहाँ से। ठीक है ना, यहाँ से ये इंसुलिन आ रहा है और ये ग्लूकोज है, लेकिन इनके बीच जो रिसेप्टर्स हैं, इनके बीच जो रिसेप्टर्स काम कर रहे हैं वो प्रॉपर क्या नहीं कर पा रहे हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं हम क्या बता रहे हैं, देखिए इंसुलिन, मान लो कि ग्लूकोज ज्यादा निकल रहा है, ग्लूकोज जो है बॉडी के अंदर ज्यादा आ रहा है, उसी मात्रा में इंसुलिन आ रहा है, लेकिन उनके बीच के जो रिसेप्टर्स हैं वो प्रॉपर तरीके से अब क्या कंबाइन नहीं हो पा रहा है, इस वजह से रिसेप्टर्स डिसफंक्शन हो जाते हैं। फिर कुछ बैक्टीरिया वायरस रहते हैं, वो भी क्या कर सकते हैं, रिसेप्टर्स को जो है डिसफंक्शन कर सकते हैं। तो ऐसे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कभी भी ये मत समझिएगा कि ज्यादा शुगर खाने से, ज्यादा मिठाई खाने से, या ज्यादा हम स्वीट खाते हैं तो उससे
डायबिटीज होती है, कभी नहीं होती है, उससे कभी नहीं होगी, ठीक है ना। आप लोगों ने देखे भी होंगे ऐसे लोग जो खूब मिठाई खाते हैं, डायबिटीज नहीं होती, क्योंकि उनके रिसेप्टर्स प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, इंसुलिन प्रॉपर तरीके से निकल रहा है, जितनी भी मिठाई खा रहा है सबको क्या हो रहा है, पूरा का पूरा बॉडी उसको यूटिलाइज कर ले रही है, ठीक है ना। हाँ, ये मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे शुगर का जांच कराते हैं और इंसुलिन का जांच कराते हैं, ये तो हो गया, इससे पता चल जाता है कि शुगर है या नहीं है, लेकिन ये चीज जो आपने बताया कि रिसेप्टर काम नहीं कर रहा है या फिर इंसुलिन नहीं बन रहा है, तो इसका कोई अलग से जांच होता है क्या? बॉडी रिसेप्टर्स की भी तो होती है ना, ब्लड रिसेप्टर्स, हार्मोन रिसेप्टर्स, फिर वो जो होती है इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं ना, पता चल जाता है, ब्लड से ही पता चल जाता है प्रॉपर तरीके से किस नाम से होते हैं सर? काम कर रहे हैं, ब्लड रिसेप्टर्स के नाम से ही आता है वो, ठीक है ना, ब्लड रिसेप्टर। चलिए, शुगर होती है? चलिए अब जल्दी से, पहले सभी लोग क्या है कि हमें आज का भी टॉपिक खत्म करना है, क्लिनिक भी जाना है, ठीक है ना, अपन पहले इस पर कर लें, फिर बाद में अपन चर्चा करेंगे आपके क्वेश्चंस पर, जल्दी से, है ना। देखिए, ग्लूकोज यूरिया, पहला सिम्टम्स क्या है हमारा, ग्लूकोज यूरिया है। ग्लूकोज यूरिया में क्या होगा कि यहाँ पर ब्लड ग्लूकोज यूरिया मतलब ग्लूकोज इन यूरिन, ग्लूकोज इन यूरिन, जब यूरिन के अंदर क्या आने लगे, ब्लड कह रहा है, यूरिन के अंदर क्या आने लगे, ग्लूकोज जब आने लगे, तब इस कंडीशन को हम बोलते हैं ग्लूकोसूरिया। ग्लूकोसूरिया, तो हमें यहाँ पर ग्लूकोसूरिया देखने को मिलेगा, ठीक है ना। एक बात और याद रखना कि यूरिन के अंदर कब आता है, यूरिन के अंदर ग्लूकोज कब आएगा, वैसे तो जनरली फाइंड आउट नहीं होता है, जब ग्लूकोज लेवल 180 के पास या 180 से ऊपर पहुंच जाएगा, है ना, 180 मिलीग्राम पर डीएल। याद रखना, जब 180 तक पहुंच जाता है तब ग्लूकोज कहाँ आने लगता है, तब ग्लूकोज यूरिन के अंदर भी फाइंड आउट होने लगता है। 180 से नीचे रहेगा, 150 है, 170 है, 160 है, तो कभी भी ग्लूकोज हमें यूरिन के अंदर नहीं दिखेगा, है ना। जो ग्लूकोज का या यूरिन के अंदर ग्लूकोज आने का जो थ्रेशोल्ड होता है, थ्रेशोल्ड कितना है, 180 मिलीग्राम पर डीएल। तो 180 मिलीग्राम पर डीएल जब हो जाएगा तब ये यूरिन के साथ भी आने लग जाएगा। देन दूसरा सिम्टम्स हम अच्छे से पता है, पॉलीयूरिया। ग्लूकोसूरिया ये पहला सिम्टम है। दूसरा सिम्टम पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया का मतलब होता है उसको बार बार यूरिन की डिजायर होती है। अब बार बार यूरिन की डिजायर एक्चुअली होती क्यों है, ये इसलिए होती है बार बार यूरिन की डिजायर बिकॉज ऑफ ऑस्मोटिक इफेक्ट के कारण। ऑस्मोटिक इफेक्ट का मतलब हुआ कि जो रीनल ट्यूब्यूल होता है ना, जब डायबिटीज हो जाती है, जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जब ज्यादा हो जाता है, तब रीनल ट्यूब्यूल पर ऑस्मोटिक इफेक्ट पड़ता है। ऑस्मोटिक इफेक्ट में होता क्या है कि वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती, ठीक है ना। ऑस्मोटिक इफेक्ट का जो है मतलब क्या हुआ कि जो रीनल ट्यूब्यूल है, रीनल ट्यूब्यूल मतलब जो नेफ्रॉन के अंदर हमने पढ़ा था, तो वो वाटर को रीएब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, मींस वो एब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रही, पूरा का पूरा वाटर बाहर निकल के जा रहा है यूरिन के साथ। तो ऑस्मोटिक इफेक्ट के कारण वहां पर हमें पॉलीयूरिया दिखाई देता है। पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया मतलब ज्यादा यूरिनेशन। नंबर थर्ड जो इसी से मिलता जुलता है, पॉलीयूरिया है तो पॉलीडिप्सिया भी होगा। पॉलीडिप्सिया का क्या मतलब हुआ, पॉलीडिप्सिया मतलब ज्यादा प्यास। जब ज्यादा यूरिन आ रही है, अब पानी जो है हमारे बॉडी में रुक ही नहीं रहा है, तो सीधी सी बात है जो हमारा थ्रस्ट सेंटर होता है हमारे ब्रेन में, वो हमें बार बार डिजायर कराएगा कि हमें प्यास भी ज्यादा लग रही है, ठीक है ना। देन एक और होता है पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया, पॉलीफेजिया का मतलब होता है कि पर्सन को बार बार भूख लगती है, ज्यादा भूख लगती है। पॉलीफेजिया मतलब भूख भी ज्यादा लगेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर भूख भी ज्यादा लग रही है। अब भूख ज्यादा क्यों लग रही है, बिकॉज ऑफ उसका पूरा डाइजेशन खराब है। डाइजेशन क्यों खराब है, क्योंकि ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं हो रहा है। ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं हो रहा है तो ब्रेन को क्या है, डिजायर होने लगती है कि भूख लग रही है, भूख लग रही है। क्योंकि भूख की डिजायरनेस खत्म कब होगी, जब वो ग्लूकोज हमने जो खाना खाया था वो ग्लूकोज प्रॉपर तरीके से क्या हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए, ग्लूकोज का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन हो जाए, तब हमारे ब्रेन को पता चल जाता है कि हाँ खाना खा लिया, अभी भूख नहीं लग रही और हमें एनर्जी मिलेगी। लेकिन हम खाना जरूर खा रहे हैं, खाना हम खा रहे हैं, ठीक है ना, तो लेकिन प्रॉपर तरीके से ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन हो ही नहीं पा रहा है, तो उसको क्या होती है, ज्यादा भूख की भी डिजायर रहती है।
नंबर 5 सिम्टम जो है, नंबर 5 में हमें यहाँ देखने को मिलेगा एथेनिया। एथेनिया एथेनिया मीनिंग एथेनिया ATHENIA एथेनिया। एथेनिया का मतलब होता है ऑफ स्ट्रेंथ, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ। एथेनिया मतलब लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब बहुत वीक सा पेशेंट फील करेगा, स्ट्रेंथ की उसमें कमी रहेगी, है ना। अगर वो जरा सा भी काम कर रहा है तो बहुत जल्दी टायर्ड हो जाएगा, बहुत जल्दी टायर्ड हो रहा है, बहुत ही ज्यादा वीक रहेगा, तो ये देखने को मिलता है। और ये भी क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि अभी हमने बताया कि डाइजेशन भी उसका प्रॉपर तरीके से रहेगा नहीं, बैलेंस। जब किसी को डायबिटीज होती है, डाइजेशन प्रॉपर तरीके से उसका बैलेंस नहीं है। अब बैलेंस नहीं है तो प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है हमारे बॉडी में, जो प्रोटीन का जो है सिंथेसिस हो रहा है, वो सिंथेसिस भी प्रॉपर तरीके से हो नहीं पा रहा, बल्कि उल्टा हो क्या रहा है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है इसमें, है ना। प्रोटीन ज्यादा मात्रा में टूटने लगती है, ठीक है ना। प्रोटीन ज्यादा मात्रा में टूट रही है, सिंथेसिस हो नहीं रहा है, और प्रोटीन के कारण हमें जो हमारा स्ट्रेंथ लेवल जो होती है, हमारी जो स्ट्रेंथ रहती है, वो क्या रहेगी, डिस्टर्ब रहेगी। तो इस वजह से हमें एथेनिया हो जाएगा। तो नेक्स्ट है एथेनिया। इसके बाद एक और सिम्टम्स देखने को मिलता है, नंबर 5 यहां लिख देते हैं, एसिडोसिस। एसिडोसिस, अच्छा ये एसिडोसिस ये बहुत बाद में देखने को मिलता है, यदि डायबिटीज जो है हम कंट्रोल में ना रखें, ठीक है ना। डायबिटीज को यदि हम कंट्रोल ना कर पाए, तब उस कंडीशन में एक 5वें नंबर का सिम्टम दिखाई देता है, जिसको हम बोलते हैं एसिडोसिस। एसिडोसिस का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर कीटोन बॉडी बढ़ने लगती है, कीटोन बॉडी का लेवल बढ़ जाता है हमारे ब्लड में। कीटोन बॉडी, जब कीटोन बॉडी का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाए, तब इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एसिडोसिस। तो यहाँ पर एसिडोसिस भी दिखाई देता है। एक्चुअली ये कीटोन बॉडी आ कहां से जाती है, जब हमारे शरीर में क्या हो, ग्लूकोज प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि डायबिटीज है तो ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। और जब ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, तब इस कंडीशन में जो हमारे बॉडी का फेट होता है वो ब्रेक डाउन होने लगता है ना, ज्यादा अमाउंट में ब्रेक डाउन होने लगता है एनर्जी के लिए। क्यों, क्योंकि देखो हमें एनर्जी मिलती है ग्लूकोज से, वो फेट से भी मिलती है, लेकिन मेन सोर्स क्या है हमारे लिए एनर्जी के लिए, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज तो प्रॉपर यूटिलाइज हो नहीं पा रहा है, अब ग्लूकोज प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, तो बॉडी क्या करने लगती है, फेट को ज्यादा तोड़ने लगती है, क्योंकि बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, तो वो फेट से एनर्जी लेना चाहती है। हमारे बॉडी के अंदर जो फेट होता है उसी से एनर्जी को वो लेना चाहेगी, क्योंकि ग्लूकोज से तो मिल नहीं रहा, तो वो फेट को तोड़ने लग जाएगी। और जब फेट ज्यादा मात्रा में टूटता है, जब फेट टूटता है, तब फेट के टूटने से उसमें से क्या निकलता है, कीटोन बॉडी निकलती है। जब फेट टूटेगा, तो ज्यादा मात्रा में जब फेट टूटेगा, तब कीटोन बॉडी निकलती है, और इस कीटोन बॉडी का लेवल जब ब्लड में बढ़ जाता है, तब इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एसिडोसिस, जो कि फिर हार्मफुल कंडीशन होती है। तो मेनली ये 5 सिम्टम्स हमें पता रखना है, पॉलीयूरिया, ग्लूकोसूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, एथेनिया और एसिडोसिस, ये 5 सिम्टम्स हमें डायबिटीज में देखने को मिलते हैं। फिर जल्दी से इसके कॉम्प्लिकेशन की भी बात कर लेते हैं कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखते हैं लास्ट में इसके कॉम्प्लिकेशन, इस डिसीज के कॉम्प्लिकेशन क्या है। तो कॉम्प्लिकेशन भी आप लोगों को पता ही है ना, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। पहले नंबर का कॉम्प्लिकेशन है इसका क्या, कि एमआई, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ठीक है ना, हार्ट में मायोकार्डियल इंफार्क्शन एक जो है। दूसरा है डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी। अब ये डायबिटिक रेटिनोपैथी एक्चुअली क्या है, जब शुगर या ब्लड शुगर लेवल हमारे कहां पर, हमारे आंखों में, ठीक है ना, रेटिना पर आके एक्यूमुलेट होने लग जाए। क्योंकि देखिए ये ब्लड वाला जो, अब ये शुगर वाला ब्लड तो हमारे पूरे बॉडी में जो है ट्रेवल कर रहा है ना, पूरे शरीर में ट्रेवल कर रहा है, तो ये हमारे कहाँ पहुंचेगा, आंखों में भी पहुंचेगा, क्योंकि आंखों को भी ब्लड सप्लाई गई है। तो ये क्या होता है, रेटिना पर आके एक्यूमुलेट होने लगता है, जिस कारण से हमारी रेटिना खराब होने लगती है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, और ये रेटिना खराब क्यों हुई है, डायबिटीज के कारण हुई है। तब इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी। अब जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, ऐसे ही डायबिटिक नेफ्रोपैथी भी होती है। ऐसे ही क्या होगी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। अब नेफ्रोपैथी में सेम
जैसा रेटिना में हो रहा था, जैसा नेफ्रोपैथी अब जैसा रेटिना पे हो रहा था ऐसा किडनी में भी हो सकता है कि किडनी में जो नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन में जो कपलाइक स्ट्रक्चर्स हमने बताया था जिसको हम बोमन्स कैप्सूल बोल रहे थे, तो ये जो है शुगर वाला ब्लड जब बोमन्स कैप्सूल के अंदर आ रहा था तो जो उसके फिल्टर्ड होते हैं, है ना, बोमन्स कैप्सूल के अंदर जो फिल्टर्ड है वहां पर आकर ये शुगर क्या करेगा, शुगर एक प्रकार से क्या है, गाढ़ा द्रव्य है ना, तो शुगर वहां पे आके ब्लॉकेज बनाएगा तो नेफ्रॉन का जो बोमन्स कैप्सूल होता है वो अफेक्ट हो जाता है, इस कारण से किडनी भी खराब हो जाएगी। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। और ऐसे ही डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकता है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो सकता है, और थर्ड नंबर पर क्या हो सकता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक न्यूरोपैथी का क्या मतलब हुआ, यदि ये ब्रेन में चला जाए शुगर, यदि ये शुगर ब्रेन में चला गया, ठीक है ना, और ब्रेन में जाके ये ब्रेन पर भी क्या होने लग जाए, जमा होने लग जाए, या फिर हमारे स्पाइनल कॉर्ड में आके एक्यूमुलेट होने लग जाए, मींस हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो पार्ट है उस पर जाके ये अफेक्शंस डालने लग जाए ये शुगर, तब इसे हम क्या बोलेंगे, डायबिटिक न्यूरोपैथी। तो इस तरह से 3 कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी और डायबिटिक नेफ्रोपैथी। तो इस तरह से इसके कॉम्प्लिकेशन है यदि हम शुगर को कंट्रोल, अब ये कॉम्प्लिकेशन का मतलब होता है यदि हमने इसको कंट्रोल नहीं करा और इसको ऐसे ही अनट्रीट छोड़ दिया तब क्या क्या सिम्टम्स यहाँ पर आ सकते हैं या क्या क्या हो सकता है, दूसरे ऑर्गन पर भी इफेक्ट डाल देती है। और एक सिंपल सा जो होता है वो है गैंग्रीन, एक और होता है इसमें गैंग्रीन। गैंग्रीन का मतलब क्या हुआ है, सड़ने लगना। गैंग्रीन मतलब क्या होता है, सड़ना। एक्चुअली क्या होता है कि डायबिटीज में कोई भी जब चोट लग जाती है ना, ब्लीडिंग होती है, तो वो ब्लीडिंग इतनी आसानी से हील नहीं होती है ना, वो इंजुरी इतनी आसानी से इतनी जल्दी हील नहीं होती है, ठीक है। अब जब वो हील नहीं होगी तो क्या होगा, वहां पर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होने लगेगा, ठीक है ना। हील नहीं हो रही है, उसको खुला छोड़ दिया तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, है ना, एटमॉस्फेयर के जो डस्ट के पार्टिकल हैं वो सब आके वहां पर लगेंगे, जिस कारण से वो पार्ट क्या होने लगेगा, गैंग्रीनस होने लगेगा, सड़ने लगेगा। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, गैंग्रीन। तो ये भी हमें कॉम्प्लिकेशन के फॉर्म में दिखाई देता है। सर शुगर पेशेंट को दांत भी बहुत जल्दी कमजोर हो जाते हैं। एक एक करके बोला करिए यार आप लोग। सर जो है ना डायबिटिक के इसमें जो है पैर का कुछ हिस्सा भी काटते हैं, वो क्यों काटते हैं सर? और जो है HbA1c टेस्ट होने के बारे में बोलिए सर। में नहीं काटते एक्चुअली, वो गैंग्रीन में काटते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि यदि मान लो किसी को गैंग्रीन हो जाए डायबिटीज के कारण, है ना, जनरली डायबिटीज में ज्यादातर देखने को मिलता है क्योंकि हील अप नहीं हो पाता, वो प्रॉपर तरीके से इतनी जल्दी ठीक होता नहीं। मान लो ये इसका फुट है, ये फुट है ना, यहाँ पर इसका, यहाँ पर इतने इतने पार्ट में क्या हो गया था, गैंग्रीन हो गया था। अब इतने इतने पार्ट में गैंग्रीन हो गया था तो क्या कर देते हैं, ये गैंग्रीन का क्या होता है, गैंग्रीन का एक कैरेक्टर ये होता है कि ये बढ़ता जाता है, ये पूरे फुट को अपने उसमें ले सकता है, इन्फ्लुएंस में ले सकता है। तो हम करते क्या है, इतना फुट काट देंगे तो क्या होगा, अब ये आगे का फुट हमारा बच जाएगा, सीधी सी बात है, इसलिए काटा जाता है। डायबिटीज में नहीं काटते, डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन यदि गैंग्रीन हो जाए तब उसको काटना पड़ता है ताकि इन्फेक्शन आगे ना बढ़े, सीधी सी बात है, इन्फेक्शन आगे ना फैले। चलिए सफिशिएंट है आदमी। सर पेनक्रियाज को चेंज नहीं कर सकते, इंसुलिन खत्म नहीं कर सकते सर, ग्लूकोज इंसुलिन शुगर को खत्म नहीं कर सकते सर, पेनक्रियाज को चेंज करके डेड बॉडी में से? नहीं समझे मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो, डेड बॉडी में से सर पेनक्रियाज बदलने की बात, पेनक्रियाज को चेंज करना, तो डेड बॉडी में पेनक्रियाज को चेंज क्यों करेंगे भाई? ये कह रहे हैं सर, ये पेनक्रियाज की जो एब्नॉर्मलिटी है उसको ठीक करने के लिए पेनक्रियाज का ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, ये पूछ रहे हैं। अच्छा सर, वो डेड बॉडी गलती से निकल गया, बॉडी रहेगा, डेड बॉडी बोल दिया सर उन्होंने, बॉडी में से सर। अच्छा बॉडी में से, वही हमें लगा, हमने कहा कि डेड बॉडी में पेनक्रियाज को चेंज करके करेंगे क्या, हम भी कंफ्यूज हो गए। नहीं सर, डेड बॉडी में से ऑर्गन निकाल नहीं समझ रहे हैं। देखिए एक्चुअली क्या है कि
किया तो जा सकता है, पेनक्रियास को भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि पेनक्रियास को ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता। जब आज के समय में हार्ट को हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, आज के समय में जो है किडनी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, तो पेनक्रियास तो बहुत छोटी सी चीज हो गई ना। तो पेनक्रियास को भी किसी दूसरे का पेनक्रियास लगाया जा सकता है, बट जनरली अब होता क्या है, इसको महेंद्र कुमार जी प्लीज सुन लीजिए जल्दी, अब लास्ट की 2 मिनट और सुन लीजिए बस, फिर खत्म कर ही रहे हैं। लेकिन जनरली आपने कभी ऐसा सुना नहीं होगा कि पेनक्रियास को ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, या डायबिटीज के लिए पेनक्रियास को ही ट्रांसप्लांट, क्योंकि एक्चुअली है क्या कि यदि देखो, ये तो बिल्कुल क्लियर सी बात है कि पेनक्रियास में यदि एबनॉर्मलिटी हुई है तब टाइप 1 डायबिटीज है ना, मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस। अब एक्चुअली क्या है कि इसको विदाउट सर्जरी जब कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है ना, तो जरूरत ही क्या है कि हम सर्जरी इंडिकेट करें, क्योंकि यदि हमने ट्रांसप्लांट किया तो एब्डोमेन में इंसिजन देना पड़ेगा, उसको GA देना पड़ेगा, जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, फिर उसका एब्डोमेन को खोलना पड़ेगा, फिर इतनी लंबी एक प्रोसीजर, और फिर रिस्क भी फैक्टर रहता ही है, कोई भी सर्जरी रहे रिस्क फैक्टर भी रहता है। और जब उस चीज को हम बाहर से, अब मान लो पेनक्रियास काम कर नहीं रहा है, तो जब हम बाहर से इंसुलिन को दिया जा सकता है, और जो काम पेनक्रियास कर रहा था वो हम जब इंसुलिन बाहर से एक इंजेक्शन देके कर सकते हैं, तो वहां सर्जरी इंडिकेट क्यों की जाए। तो इसलिए जो है मेडिकल में खुद ही जो डॉक्टर्स रहते हैं, जो सर्जन रहते हैं, वो खुद अवॉइड करते हैं कि ठीक है ना, जिस चीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं बाहर से ही, और आजीवन कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ 5 साल कंट्रोल कर सकते हैं या 10 साल कंट्रोल कर सकते हैं। अरे हम बाहर से जिंदगी भर उसको देते रहो, क्या दिक्कत है, कम से कम सर्जरी से तो वो बच गया। तो इसलिए आप लोगों ने कभी ऐसा सुना नहीं है कि पेनक्रियास को जो है ट्रांसप्लांट किया जाए या किसी को किया गया है ना, वैसे किया जा सकता है। यदि कर देंगे तो ठीक है ना, वो फिर अपना उसका जो है सिक्रीशंस होने लग जाएंगे, है ना। रिमूव कर दिया जाए तो जिंदा रहता है ना, रिमूव कर दिया जाए तो जिंदा तो रहेगा ना पेशेंट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रिमूव कर देंगे तो भी जिंदा रहेगा बिल्कुल, क्योंकि कोई ये वाइटल ऑर्गन तो है नहीं। देखो वाइटल ऑर्गन सिर्फ 3 है, एक हार्ट है, एक ब्रेन है, ठीक है ना, हार्ट, ब्रेन और लंग्स, ये 3 वाइटल ऑर्गन होते हैं। इन तीनों के बिना जिंदा नहीं रहा जा सकता। बाकी बॉडी के जितने भी ऑर्गन है वो सब वाइटल ऑर्गन के नहीं, अंदर नहीं आते। आप मतलब पर्सन जो है जिंदा रहेगा, लिवर को भी बाहर कर दो पर्सन जिंदा रहेगा, ठीक है ना, छोटा सा लिवर का एक बस वो डाल दो टिश्यू तो भी जिंदा रहेगा। किडनी हम देखते ही हैं, पेनक्रियास, यूटेरस, दुनिया भर की चीजें। हम तो कह रहे हैं 3 ऑर्गन ऐसे हैं, लंग्स, ब्रेन और हार्ट, इनके बिना जिंदा नहीं रह सकते। चलिए सर, और इंटेस्टाइन को भी बदल देते हैं सर? हाँ बदल सकते हैं, इंटेस्टाइन भी बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंटेस्टाइन को थैंक यू सर। सर जी, शुगर पेशेंट के दांतों की मजबूती भी खत्म हो जाती है? किस कारण से? शुगर पेशेंट के दांतों की मजबूती भी जल्दी खत्म होती है? हाँ वो हो सकती है, वो इसलिए हो जाती है एक्चुअली क्योंकि देखिए प्रॉपर तरीके से मसल्स वीकनेस, क्योंकि प्रोटीन जो है, अभी हमने देखा प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाता है, ठीक है ना, तो जब प्रोटीन सिंथेसिस रुकेगा तो सीधी सी बात है कि जो हमारी मस्कुलर एक्टिविटी है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। और यहाँ भी क्या है, मसल से ही तो मिलके पूरा हमारा जो बना हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो वो सब इन कारण से हो सकती है, कोई वो जरूरत नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू सर जी। पेनक्रियास स्टडी की जो जांच है, पेनक्रियास स्टडी, मंडे, थैंक यू सर, थैंक यू, ओके सर ये ओके सर, थैंक यू।